फरवरी के इलेक्शन का तबले जंग बच चुका है और यूं 51 दिन इंतखाबात में रहते हैं। लेकिन ख्याल ये पाया जाता है कि वो इंतखाबी माहौल अभी तक नहीं बना जो माजी में यानी 2018 या 13 के इलेक्शन में के वो सबब था। और उसका सबब ये है कि जो ख़ास तौर पर पिछले 3 माह में जो डेवलपमेंट हुए, फिर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही और फिर किस तरीके से उस हुकूमत ने मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का पेंडोरा बॉक्स खोला, जिसके सबब नवंबर में होने वाले इलेक्शन को 8 फरवरी कहा गया। लेकिन 8 फरवरी से के इलेक्शन पर भी कुछ सवाल उठे, लेकिन फाइनली बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तुर्की छुट्टियों पर रवाना हो गए और उन्होंने बड़ा एक साहिब फैसला किया कि अब कोई इसमें तब्दीली रद्द-बदल नहीं होगा। तो मैंने कहा ना कि इंतखाबी अमल जो है, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इंतखाबी अमल फौरी तौर पर अभी इसी वक्त उसका ऐलान किया जाए। और फिर इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसे ही करा। 19 दिसंबर से यानी कल से इंतखाबी अमल शुरू हो रहा है और ये जाके फिर पहले तमाम फ़हरिस्तें लगेंगी, फ़हरिस्तों को चैलेंज भी किया जा सकता है, नाम भी चेंज किया जा सकते हैं। उसके बाद पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स भी फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। 22-23 दिसंबर तक ये मरहला होगा और 3 जनवरी को ये अमल इस हद तक मुकम्मल हो जाएगा कि इंतखाबी निशान लॉट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इंतखाबी अमल जो कल 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 12 यानी 25 दिन में ये 13 जनवरी को मुकम्मल होगा। और 13 जनवरी के बाद आप देख लें कि तकरीबन 17, 20 या 22 दिन रहते हैं कैंपेन में। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो मुल्क भर में वोटरों की कुल तादाद में इजाफा हुआ है, उसके बाद ये 12 करोड़ 85 हज़ार रह गए हैं। और उससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10% ख़वातीन के वोट कम हुए हैं। मर्दों के वोटों की तादाद यानी 54% है तो ख़वातीन की 46% है, 46% है, यानी 6 करोड़ 52 लाख और 5 करोड़ 53 लाख। और बहरहाल ये अपनी का हकीकत है और सारी इलेक्शन जो है बहरहाल पंजाब ही का होता है जो फैसला करता है कि इस्लामाबाद के तख्त पर कौन बैठेगा। कि पंजाब के वोटरों की तादाद 7 करोड़ 32 लाख है। नशिस्तें भी कोई तकरीबन 160 हैं, बकिया अब नशिस्तें कम हो गई हैं। 266 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। सिंध में 2 करोड़ 29 लाख और KP में 2 करोड़ 19 लाख। और जो रकबे के एतबार से सबसे बड़े सूबे के सबसे कम वोटर हैं जियाँ बलूचिस्तान के 53,71,000 वोट हैं। जैसे मैंने कहा कि इंतखाबी माहौल किस हद तक बना है या नहीं बना, इस पर गुफ्तगू के लिए मैंने रहमत दी है पीस पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से। बड़े कमिटेड आदमी हैं, अभी भी इंतखाबी मुहिम पर ही रास्ते में मैंने उनको फॉलो किया। कायरा साहब, आपने वक्त निकाला, मुझे इल्म है आपने तो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और आपको याद हो कि लाला मूसा जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो गालिबन 2008 या 13 का मैं ख़ुद वहाँ हाजिर हुआ था। तो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया है, क्या लग रहा है कुछ माहौल बना, क्या सूरत हाल है कायरा साहब? बरेली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन तो शुरू हो गया है, कैंपेन हमने शुरू कर दी है, पहले से बहुत बेहतर माहौल है। लोग मुझसे जो नाराज थे, मेरी थी, कोई कोताहियां थी, होती है, इंसान से हो जाती है, बाज़ वक़्त कंपल्शंस होती हैं, तो लोग उससे अब बेहतरी की कैफियत में है, नाराजगियां दूर हो गई। और फिर 2 गवर्नमेंटें भी गुजर गई, लोग मुवाजना भी कर लिया कि क्या कौन सी गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन से मेंबर ने क्या किया। उससे भी मुझे एक जनरली बेहतर पल्स है, यानी इंतखाबी माहौल मायूसी की फिजा है अभी। अच्छा, मायूस जी कहता ये जो आप कह रहे हैं कि इंतखाबी से ज़्यादा ये मायूसी की फिजा है, तो असल मार्का तो पंजाबी में होना है ना। और पहले एक ज़माने में प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो वोट होते थे, अब कहते हैं जी प्रो PPP, प्रो नून लीग एंटी PPP लीग है। सेंट्रल इलेक्शन में, सेंट्रल जो पंजाब में कहते हैं आप ही का बराह रास्त नून लीग से मुकाबला होगा। तो ऐसे ही इंतखाबी मंजरनामा बन रहा है कायरा साहब? साहब, एक तो है पॉलिटिकल एनालिसिस तो किया जा सकता है अगर सिंपल पॉलिटिक्स हो रही हो और पॉलिटिकल मैदान के अंदर लोगों की राय जो है उसको
अहमियत दी जा रही है और उस पे राय साजी के जरिए वोट का इस्तेमाल होना हो। और अगर दीगर आम इस्तेमाल हो रहे हों स्टेट के, तो उसकी बारे में कोई बात कहना कबला वक्त ही होता है। मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में जो आने वाला है, इसमें किसी जमात की अक्सरियत आने वाली नहीं है, बल्कि एक मिक्स्ड माहौल बनेगा और शायद काफी तादाद में आजाद उम्मीदवारान भी इसमें आ जाए और उनको वफादारियां उनकी तब्दील कराना क्योंकि आसान काम होता है, लिहाजा शायद आजाद उम्मीदवारों का भी एक खासी लॉट जो है वो कामयाब कराई जाए या हो। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी एक जमात की कोई कुल्ली अक्सरियत वाली लैंडस्लाइड विक्ट्री वाली सूरत हाल नहीं होगी। कायरा साहब, आप ये बड़ी पेशिंगोई कर रहे हैं कि किसी एक जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी, हालांकि हमारे राना सनाउल्लाह और नून लीग के तमाम स्टॉलवर्ट कह रहे हैं हम तो जनाब पंजाब से कोई 120-125 सीट लेंगे। लेकिन असल क्या बिलावल भुट्टो साहब, आपके कायद इसीलिए ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं शरीफों को कि 2 करोड़ जो 30 लाख में अक्सरियत वोटर नौजवानों की है और समझते हैं कि नौजवान वोटों को अट्रैक्ट किया जा सकता है एंटी नवाज शरीफ स्टांस लेने में। तो ये हम समझें कि आपका पीटीआई नहीं, यानी मुकाबला पंजाब में आपका ही होने जा रहा है ना? सब पब्लिक के अंदर मियां साहब की भी अपनी से है, पीपल्स पार्टी के भी अपने जगह है और पीटीआई को भी आप ये तो नहीं कह सकते कि उनकी क़यादत को लोग भूल गए, उनका भी अपनी जगह एक वजूद मौजूद है पीटीआई का। फिर हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स की अपनी एक बड़ा रोल है। आईपीपी में जाने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, उनका भी अपना एक रोल है। सो ये कहना कि किसी एक के बसारे पे इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए अगर तो हम जमहूरी अमल इसलिए कर रहे हैं कि एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जिस पे लोगों का एतमाद हो और वो हुकूमत खड़े होकर जुर्रत से फैसले कर सके, तो फिर हमें एक आज़ादाना माहौल में फ्री इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। इस वक्त तक जो जनरली तासर है मीडिया के अंदर भी और पब्लिक के अंदर भी, वो ऐसा बदकिस्मती से नहीं है। और अगर फेयर इलेक्शन नहीं होता या तासर ये ज़ाहिर नहीं होता कि ये इलेक्शन किसी एक तरफ टिल्ट किया जा रहा है, तो फिर ये इलेक्शन अपना मकसद सर्व नहीं करेगा। कायरा साहब, आपकी गुफ्तगू से कायरा साहब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि जो मियां साहब एक के बाद दूसरे मुकदमे बरी हो रहे हैं, एक ख़ास अंदाज में उनको कवरेज मिल रही है, खुल के कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म भले आप चैलेंज करें, माहौल बनाया जा रहा है क्या? आप ये तासुर मैं आपकी गुफ्तगू ले रहा हूँ। रेली साहब, ये बात जो आप एक सवाल की सूरत में मुझ पे कर रहे हैं, ये मीडिया की जनरल ऑब्जर्वेशन भी है। बाय एंड लार्ज मीडिया के अंदर भी यही बात की जा रही है और जब से मियां साहब ने पाकिस्तान आने का सफर शुरू किया था यूके से, तब से है। ये कोई नई बात नहीं है जो मेरी जमात कह रही है या कुछ और लोग कह रहे हैं। बाय एंड लार्ज मीडिया भी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, लेकिन लगता नहीं कि ये कोशिश कामयाब होने वाली है, आसानी से कामयाब होने वाली है, इसलिए कि मर्जी की बनाई गई हुकूमतें पर्पस सॉल्व नहीं किया करती। पर्पस सॉल्व ना करें तो गंभीर आप अगर मैं ये कहूँ कि आप एक तो पहली बात जो मैंने आपसे पूछी थी कि आप कह रहे हैं कि इंतखाबी से ज़्यादा मायूसी का माहौल है, तो हम आने वाले इलेक्शन में इसको उसी नुक्ते नज़र से देखें, एक मुख्तलिफ मुनफरिद इलेक्शन होगा। ये मतलब 18 का इलेक्शन कहते हैं आपके चोरी हुआ, उससे पहले जो 18 वाले कहते हैं उनका चोरी हुआ, और अब क्या सूरत हाल है? मेरी नज़र में ये इलेक्शन मुख्तलिफ भी होगा और बड़ी अहमियत का हामिल हर इलेक्शन ही रहा, लेकिन ये बहुत होगा इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पे खड़ा है, बड़ी मुश्किलात का शिकार है। और इस वक्त अगर हमने मजीद इस पे ये किया कि लोगों के अंदर मायूसी को, इस निज़ाम के ऊपर डेमोक्रेसी को या पाकिस्तान की
रियासत को लोगों का नुमाइंदा नहीं बल्कि लोगों के ऊपर सिर्फ जबर करने वाला साबित कर दिया। अगर इलेक्शन भी जल्दी हो गया या फेक हो गया या ये कह लीजिए कि इलेक्शन पे लोगों का एतबार ना हुआ, तो फिर ये अजाब एक और हो जाएगा कि लोगों का रहता सहता ट्रस्ट ऑन स्टेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत खौफनाक सूरत हाल होती है। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अल्लाह करे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात या मेरे साबित। मैंने कहा कायरा साहब इंतखाबी मुहिम पर हैं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और उन्होंने वाज़े और दो टोक में हमारे मोहतरम कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी बन रही है। यानी अगर इन मानों में देखूं, वो कह रहे हैं कि इंतखाबी माहौल नहीं बना बल्कि मायूसी का माहौल है, किसी जमात को अक्सरियत होते नहीं देख रहे। तो 51 दिन से पहले कायरा साहब के ये इनके शाफी कहूँगा और बड़े सीनियर रहनुमाएँ, उनका ये तजर्बा किस हद तक हम उसको देखें कि वो फिगर्स की शक्ल में भी सामने आएगा। गुफ्तगू जारी रखेंगे और गुफ्तगू में एक अहम बात यह है कि कल सोशल मीडिया के ज़रिए एक तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी कैंपेन इंतखाबी मुहिम चलाई। पता नहीं कितनी उसको फॉलो किया गया, मैं तो सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ। और फिर ये कि क्या एक बहुत कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो सोशल मीडिया की ताकत से ज़्यादा सोशल मीडिया की मौसर ताकत से जमातें लड़ने का प्रोग्राम बना रही हैं, ना कि प्रिंट और स्क्रीनों के। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। जैसे मैंने कहा कि इंतखाबात में 51 दिन रह गए हैं, गिनती शुरू हो गई है। 2000 पहले से यानी स्क्रीनों पर आने से पहले सारे इलेक्शन का इन्हिसार जो है वो प्रिंट पर होता था। एडिटर्स और हमारे जर्नलिस्ट बड़े अहम हो गए थे। फिर 2002 के बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चैनलों को आज़ादी दी तो तमाम कन्वर्ट हो गया, और जो पब्लिसिटी थी, एडवर्टाइजमेंट थी, और ख़ास तौर पर जब स्क्रीनों पर चेहरा नुमाई हुई, जल से जुलूस देखने लगे, तो राज करता रहा हमारी स्क्रीनें। लेकिन हालिया बरसों में एक नया फैक्टर दाखिल हुआ है और वो सोशल मीडिया का। मैं अभी तक पुरानी रवायत का हामिल हूँ, उस तरह तफसील से नहीं जानता, लेकिन कहते हैं जी यूट्यूबर्स हों, फेसबुक हों और इंस्टाग्राम हों, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। और अभी जो कल एक जमात ने बड़े भरपूर तरीके से कोशिश की कि वो सारी दुनिया में अपने फॉलोअर्स को पहुँचें, किस हद तक कामयाबी हुए, तो मैंने सोचा कि इस पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं सीरत ख़ान, उनको ज़हमत दूँ। शुक्रिया सीरत ख़ान, आपने लिए वक्त निकाला। तो ये जो अगर मैं स्पेसिफिक आपसे पूछूं कि इलेक्शन में सोशल मीडिया किस हद तक असरअंदाज होगा या अहम हो सकता है, सीरत बीबी? जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे बुलाने का। और इलेक्शंस अब बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्पीच जो की जाती है, जो सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं, वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए कर रहे हैं। और इलेक्शंस के दौरान सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हर किस्म का कंटेंट वो शेयर कर रहे हैं। कभी कभी ये कंटेंट हेटफुल भी हो सकता है, जो हेट स्पीच के मुद्दे में आ सकता है, डिसइंफॉर्मेशन के मुद्दे में आ सकता है। लेकिन कैंपेनिंग को स्पेसिफिकली अब ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो स्ट्रॉन्ग होना चाहती हैं, वो यही कोशिश करती हैं कि वो अपनी सोशल मीडिया डिजिटल सेल बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के बनाएं और नए नए सोशल मीडिया टूल्स इस्तेमाल करें। और हम अब देख रहे हैं कि AI और जेनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अब आ रही हैं, और इसका बड़े नए तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सीधे एक और बात यह है कि मेरे ये ख्याल है जैसे सिंध में 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, कम से कम सिंध के तक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि खुद उनके वज़ीर तालीम कहते हैं। फिर मैंने जब एक बहुत बड़े वडेरे थे जो मक्सी या मज़ारी थे, तो उन्होंने कहा आप चैनलों पर कुछ करते रहें, हमारा तो कोई वो आपका न पढ़ता है न देखता है। आपके ख्याल में वो जो रिवायती वोटर है जो अभी बहुत है सिंध में, पंजाब के देही इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में, सरदार नवाबा के इलाकों में, KP में, आप समझती हैं कि ये सोशल मीडिया इन रिवायती चौधरियों, वडेरों, बरादरियों के सरखेलों को
भाई शिकस्त दे सकेगा? उनके फॉलोअर्स के माइंड बदल सकेगा इतने कम अरसे में? जी, बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया को हमें बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है, बहुत ज़्यादा एजेंडाज़ को सामने लाने की और लोगों के नज़रिए बदलने की। पहले अगर आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते थे, जो कि लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ लिखने तक और पढ़ने तक महदूद नहीं रहा। अब हम देख रहे हैं वीडियो बेस्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऑडियोज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और अब हम यही देख रहे हैं कि जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या रावलपिंडी से हों। वो हर इलाके से इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना मैसेज आगे लेकर आ रहे हैं। तो आजकल भी जो नई आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो हमारी रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, उनको नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया का इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होगा और इसको हम सिंध में देख लें, केपी में देख लें या कहीं और देख लें, इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ अगर सोशल मीडिया पे लग जाए, एक पहली बात ये वो रहती है, वो वहाँ से हट नहीं सकती और नहीं, लेकिन दूसरा सिर्फ ये एक कि और सोशल सिर्फ ये मीडिया भी एक और बहुत बात है जल्दी कि अभी तक अब तो खैर ये भी एक अपनी जगह है। मैंने ब्रिटेन में सुना है कि वहाँ पर जब वीडियो लीक यानी किसी ने की है, सॉरी, तो केस जीते हैं वो लोग। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, यानी एक जज की अपनी बहू से गुफ्तगू भी यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियो, उस पर 6 सुर्खियाँ हमारे यहाँ बनती हैं, लोग घरों में बात करें। मुझे नहीं पता कि व्हाट्सएप कितना अभी तक नहीं इंटरप्ट हो रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे मतलब अगर आप ये कहेंगे कि फ़लाँ लीडर फ़लाँ दिन तकरीर करेगा तो उसे रोका जा सकता है? कोई कहते हैं कि स्लो किया जा सकता है? किस हद तक अभी भी आप यूट्यूबर्स को और व्हाट्सएप को और फेसबुक को और इंस्टाग्राम को पर कतल लगा करते हैं? अखबारों में तो आसानी से हो सकता है। मुझे भी अगर अभी फ़ोन आएगी ना कि भाई सीरत से बातचीत बंद कर दे, मैं बंद कर दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपका अच्छा सवाल है और पहली बात तो ये सोशल मीडिया को रोकने की बिल्कुल की जाती है, पीछे से भी कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे कानून में इंटरनेट अगर डिसरप्शन हो, बहुत वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि किस वजह से हो रही हो। और अगर आपने देखा हो कि अभी हमारी जो पीटीए का इदारा है, उन्होंने भी कहा है कि वो नोटिस ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्यों हुआ। तो हमें तो किसी को भी नहीं पता कि ये इंटरनेट डिसरप्शन हो क्यों रही है। लेकिन डिसरप्शन के बावजूद नहीं, लेकिन बहुत सारी सीरत में मैं सीरत आपको बिल्कुल लास्ट बल्कि ज़्यादा तफसीली बात करूंगा कि अब आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि एक एक करोड़ों का बजट होता है, पहले तो पोस्टर लगते थे, मुझे याद है, करोड़ों रुपए के, रैलियां होती थी, तो अब या अखबारात में इश्तहार देते थे। अब जो एडवर्टाइजमेंट भी है, यानी जो पैसा खर्च जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, यानी ऐसे लोगों के जॉब खुलेंगे नए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही हो रहा है और अब पाकिस्तान में भी यही नज़र आएगा। पिछले 2018 के इलेक्शन में भी सोशल मीडिया प्रॉपर बजट्स बने थे और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत पैसे लगाए थे और इस बार भी होगा और ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो नज़र रखें कि कितने पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं सोशल मीडिया कैंपेनिंग। नजर रख के आप यानी क्यों कर रही हैं भाई? वो इंडिपेंडेंट है, करने दें। आपने एक और उनको इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं कि इन पे नजर रखें, रोकें इनको। एक लिमिट होती है। अगर हम एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं तो एक हमारे वाज़े हैं तरीके कि कितने पैसे लगाए जाएं। हाँ, देयर सम एथिक्स होते हैं, एथिक्स और अखलाकियात को भी मद्देनजर रख के मैं खाली हुआ। सीरत, आपसे गुफ्तगू हुई, मैं चाह रहा था कि ज़्यादा इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती रहेगी कि इलेक्शन का तबले जंग बच चुका है। लोग कहते हैं अब लड़ाई, सियासी लड़ाई, रैलियों, जलसों, जुलूसों, अखबारों के इश्तारों से ज़्यादा मीडिया पर होगी। सीरत, एक बार फिर आपका शुक्रिया और ब्रेक के बाद आऊँगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर निगरान प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा अहम मजमून बरतानिया के बड़े प्रेस्टिजियस अखबार टेलीग्राफ में शाये हुआ है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें उन्होंने निशानदही की है कि गैर कानूनी तारकीन वतन का बोझ उठाकर मुमलकत पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। गो कि निगरां हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी तो ये है और जिसको वो खुशरूबी से अंजाम दे रहे हैं कि वो इलेक्शन को यकीनी बनाएं 8 फरवरी। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उसका भी ताल्लुक़ इंतखाबात से है कि यहाँ पर बरसों नहीं दहाइयों से गैर कानूनी तारिकीन वतन जिनमें अवानों की अक्सरियत थी वो मौजूद हैं इस और उनको जायज़ तरीके से यानी बाकायदा पासपोर्ट दिए गए, शनाख्ती कार्ड दिए गए, लेकिन एक कार्रवाई की गई। ख़ासी तादाद में वो चले भी गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज निगरां प्राइम मिनिस्टर का एक आर्टिकल जो बरतानिया के बड़े प्रेस्टिजियस अखबार टेलीग्राफ में शाये हुआ और उन्होंने सारी दुनिया को मुतवज्जह किया कि हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रखे हुए हैं और फिर ख़ास तौर पर जो अफगान यहाँ कुछ कर रहे हैं, तकरीबन ख़ुदकश हमले जो 16 हुए इन शहरियों पाकिस्तान में, उसमें भी यही ज़िम्मेदार अफगान शहरी कह लें या तालिबान कह लें या लश्कर सिपाह कह लें। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद रज़ा साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त। ठीक है, हमारे मोहतरम निगरां साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल भी आया, तवातुर से उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन ये भी तो हकीकत है ब्रिगेडियर साहब कि ये हमारी माजी की हुकूमतें थी जिन्होंने अपने अपने सियासी मफादात या आप कह लें कि दबाव, चाहे कहीं वाशिंगटन से आया हो या जद्दा से, उसके तहत इन लोगों को सहूलतें दी। 30-35 लाख आप खुद आप कहते हैं कि उन्हें शनाख्ती कार्ड आपने दे रहे हैं, पासपोर्ट आपने दिए, हत्ता कि वो ब्लू क्या कहते हैं जिसको सरकारी पासपोर्ट तक दिए गए ब्रिगेडियर साहब। तो इसका काफ़ी जिम्मेदार हमारी माजी की हुकूमतें नहीं हैं। यहाँ देखिए ब्रेलवी साहब सही कहते हैं कि 1979 के बाद से ये बेसिकली दिसंबर 1979 के बाद पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे और डिफरेंट फेजेस से, और मोर रिसेंटली आपने देखा आफ्टर टेकिंग और अफगान तालिबान ने टेक ओवर उसके बाद आए हैं। लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे, यहाँ पे देखें एक कोल्ड वार चल रही थी और उसके बाद वहां पे सारे रशिया के पीछे पड़े हुए थे और रशिया के एक्सपेंशन के चांसेस थे और थ्रेट पाकिस्तान के लिए भी था और फिर वो एक्सेस टू वार्म वाटर वाला था। सो देयरफॉर पाकिस्तान उस वक्त के हालात के मुताबिक इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान साइड विद यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन ये जो लोग अभी आए तो उस वक्त एकोमोडेट किया और काफी आए और ये हम ये कह सकते हैं सेफली एक वो वक्त था पाकिस्तान में 55 लाख अफगान महाजरीन थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हम लोगों ने उनको लुक आफ्टर भी किया और पाकिस्तान ने थ्रू आउट बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान ने खुद खर्च किए फॉर द वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, चाहे वो बाद में डॉक्यूमेंट हुए या वो लोग थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो पाकिस्तान में फ्रीली यहाँ पे हमारी जो हॉस्पिटैलिटी जिस तरह हमारी मेहमान नवाजी रही है वो एंजॉय करते रहे। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब बात यहाँ तक है, आपने दुरुस्त कहा कि कोल्ड वॉर के ज़माने में जब आए इंसानी बुनियादों पर हम लेने पर मजबूर थे। ये भी दुरुस्त के जो उस वक्त जो सोवियत का हमला काबुल पे था तो वो तोरखम तक पहुँचना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन चलें हम महीना लगाते, साल लगाते, उनकी 3rd जनरेशन को हमने शनाख्ती कार्ड दिए, परमानेंट पासपोर्ट दिए। उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि उसमें जो सो कॉल्ड तालिबान थे उनके हमने मरकज़ी क़यादत को कोयटा शोरा जो है हमारे कोयटा में बैठी होती थी, ख़ास तौर पर जब बाद में बात हुई, उन्होंने यहाँ पनाह बनाई और यहाँ रिश्ते किए, परमानेंट रहने लगे। हमने उन्हें चेक नहीं किया। मैं आप भी अब रिटायर्ड हो गए, ज़रा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने जाएँ कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमने ये तो एक इस पर दूसरों पे जिम्मेदारी डालने बजाय हमें खुद भी कबूल करनी चाहिए कि गलती हुई ना। अब गलती का इजाला मुकम्मल तौर पर अब शुरू किया है तो उसको इख्तिताम तक पहुंचाएं। यहाँ देखें किसी हद तक आप सही कह रहे हैं। इसमें बात यह है कि 2007 के बाद से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन जितने पाकिस्तान में थे उनके सेंसस किया और उनकी एक किस्म की स्ट्रेंथ को वर्कआउट किया अक्रॉस पाकिस्तान और इसके बाद एक कैटेगरी बनी, उसको कहते हैं जिनको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन POR कार्ड इश्यू किए गए एज ए लीगली दे आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो वो एक लीगल स्टेटस है। इसके बावजूद उस वक्त और लोग सामने नहीं आ सके और ये बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग हैं
कि जिनके पास पाकिस्तान के जली शनाख्ती कार्ड बन गए थे, और हमारे लोगों ने बेसिकली नादरा में उस वक्त लोगों को फैसिलिटेट किया, और शुरू में तो हाथ से लिखे हुए कार्ड बनते थे, और सब्सिक्वेंटली ये कई लाखों की तादाद में इलीगल कार्ड बने हैं। और बलोचिस्तान में अभी रिसेंटली देखें कि 1,70,000 ब्लॉक कर दिए हैं, और कुछ चंद साल पहले भी बहुत सारे ब्लॉक किए गए थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से उनको अनब्लॉक करना पड़ा। और सिमिलर सिंध में भी बहुत सारे इस तरह हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इसमें एक कोताही थी जिसकी वजह से इस तरह सिलसिला हुआ। अभी ये है कि देखें कि एक तो मैंने आपको कैटेगरी बता दी, 1.4 मिलियन जो है POR कार्ड है, लीगली दे आर स्टेइंग इन पाकिस्तान। एक और कैटेगरी थी जो 2017 में पाकिस्तान ने कोशिश की और कि दोबारा अफगानों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाए। तो इस सिलसिले में देखें कि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान भी शामिल हो गई, IOM वाले जो थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी शामिल हो गई। अक्रॉस पाकिस्तान कोशिश की गई कि मजीद अफगान जो डॉक्यूमेंट नहीं उनको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की गई। बट अनफॉर्चुनेटली देखें उसके पूरे एक्सरसाइज में 8,80,000 मजीद अफगान डॉक्यूमेंट हुए, एंड दे वर इशूड विद अफगान सिटीजन कार्ड। और इसके अलावा स्टिल बहुत सारे लोग थे अभी सामने नहीं आए, जो पीछे रहे, जो अपने ट्राइब्स में चले गए थे या खुद वॉलंटरीली सामने नहीं आए हैं। अब जो यूरोपियन असाइलम एजेंसी ने कहा दे आर 1.7 मिलियन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारी वो कोताही भी है, लोगों ने पासपोर्ट भी बना लिए हैं, लेकिन उसमें भी हमारी कोताही है कि किस तरीके से ये पासपोर्ट और ये इनको बन के वो उन्होंने फिर फ्रीली वो ट्रैवल करना शुरू किया। रहा क्वेटा शुरा वाला कोई कंसेप्ट नहीं था, वो तो एक किस्म का प्रोपेगेंडा था। वहाँ अफगान रिफ्यूजीज का अभी भी प्रेजेंस में बलूचिस्तान में बहुत रहा हूँ कि वहां पे तो शुरू में वो ये कहानी थी कि क्वेटा शोरा वहां पे है। तो मैंने तो आज तक मैं बल्कि आपको ये कहूंगा ना कि दूसरी तरफ हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पर गालिबन तफसीली गुफ्तगू आपसे करूंगा। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 14,000 हमारे पाकिस्तानी जेलों में हैं, जिसमें सऊदी अरब में गालिबन 7,000 और 5,000 हमारे UAE दुबई में 12 में, और मामूली जराइम पर 12,000 लोग हैं। यानी हमने कोई ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर मामूली, आप तो खैर मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो यानी हमारे पाकिस्तान में हाल है कि वो तो हमारे ब्रादर मुल्कों में जेलों में पड़े हैं बेचारे, बरसों से कोई सुनवाई नहीं है, केस नहीं लड़ता, और यहाँ ये लोग अदालत ठाट से ना सिर्फ कहते हैं कि जी इनको रखो, इन्हें पालो स्ट्रेटेजिकली। ये एक अच्छा वक्त आया है कि हमें मौका मिला है कि हम बाकायदा इस पर एक स्टैंड लें। बिरजू साहब जस्ट क्विक अगर कंक्लूड करें। जी हाँ मुजाहिद साहब, आप सही कह रहे हैं। देखें कि ये एक सोवरेन स्टेट का ये डिसीजन था, और पहले भी ये फैसले होते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंप्लीमेंट नहीं हो सके। लेकिन इस दफा जो फैसला हुआ था, जिसमें एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ था कि देखें ये जो फैसला हुआ ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में है। आप जब अफगानिस्तान से शिकायत लगाते हैं कि वहां से, और हम सबूत भी देते हैं कि वहां से टेररिज्म वहां से ऑपरेट कर रहा है, सेफ हाउसेस से वहां से लोग आ रहे हैं, बेस ऑफ ऑपरेशन इज इनसाइड अफगानिस्तान, अमेरिकन वेपन्स के साथ आ रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप अंदरूनी तौर पर देखें ये टेररिज्म आप पे इशू है। तो जब हमारा इशू है तो देयरफॉर वी डिसाइडेड कि हम अपने घर को सीधा करें। तो इसमें इलीगल अफगान जो हैं कि देखिए इसमें पूरे तो नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, दे आर सिंपैथाइजर्स भी हैं, फैसिलिटेटर्स भी हैं फॉर द क्रिमिनल्स और माफियाज के लिए। और आपको पता है कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स में मेनली इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सो देयरफॉर ये डिसीजन लिया गया था। आप देखें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये जरूरी है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी क्लियर कहा था कि पाकिस्तानी सिटीजन की मेरे लिए बड़ी अहमियत है किसी भी मुल्क के रिलेशन के। मेरी तो ख्वाहिश थी, लेकिन आपको पता है ये जो कैसे लोग हम मुझसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कहते हैं जी बस आप बस शुक्रिया अदा करके इजाज़त लें। तो ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया, आइंदा ज़्यादा तफसील से इस मौजू पर गुफ्तगू होगी कि ये बहुत ही हसास है, कौमी मसला है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।